हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनलाइटनिंग माइंड्स। सो आज हमारी ये सेकंड वीडियो है सप्लाई चैप्टर की, विच इज टर्म 2 का, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। एंड आई होप आप सब ने पुरानी वीडियो जो है दैट इज द फर्स्ट वीडियो सप्लाई चैप्टर की वो देखी है एंड आपके बेसिक्स एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, हमारा सेकंड पार्ट है सप्लाई का। एंड पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज सप्लाई फंक्शन, कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है। सो सप्लाई फंक्शन बेसिकली हमें बताता है कि जो सप्लाई है एंड जो सप्लाई को जो फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि सप्लाई फंक्शन हमें बताता है सप्लाई में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आइए मीनिंग देखते हैं इसका। So it refers to the functional relationship. Please mind this word is very important. Functional relationship. किसमें? अभी तो हमने पढ़ा सप्लाई में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में, ठीक है। So it refers to the functional relationship between supply and factors affecting supply. ये था इसका मीनिंग। नेक्स्ट स्टेप है, इसका हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सप्लाई फंक्शन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन को लिखने का तरीका देखो। सो एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट्स, एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी हम इनका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग इन द सेंस कि इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे करना है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। एस एक्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई एंड एक्स मतलब कोई भी कमोडिटी, आप कुछ भी ले सकते हो। आप एम फॉर मैगी ले लो, जे फॉर जैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। वाई लेना है वाई ले लो, कंप्लीटली अप टू यू, जो भी आप लेना चाहो। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ मीन्स फंक्शन। सो इसमें एफ क्या है, सो इसमें आप देख सकते हो एफ मीन्स द फंक्शन एंड देन पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का खुद का प्राइस, अपना उसका जो प्राइस है दैट इज पी एक्स। देन आपको दिख रहा है यहाँ पे पी आर मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स ना देखो कुछ भी हो सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। सो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम यहाँ पे रिलेटेड गुड्स की प्राइस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो जीएसटी, ठीक है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो है इंडिया में कब आया, नया है कि हमेशा से यही था? तो अगर आप लोगों को पता है कि ये कब आया, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट इज टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी भी इंपैक्ट करती है, अफेक्ट करती है सप्लाई को। देन पीएफ मींस प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी इनपुट्स यूज होते हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि अगर टी शर्ट बनानी है तो टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा यूज होगा, तो दैट फैब्रिक या कपड़ा इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर इज जीएफ स्टैंड्स फॉर गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का गोल क्या है। सी हम इन सारे फैक्टर्स को ना डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस हम लोग इसका एक्सपैंड कर रहे हैं इसको। Then NF stands for number of firms, कि फर्म्स कितनी है मार्केट में, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे, इन सब फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, these are the factors affecting supply, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं determinants of supply। सो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आए या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आ जाए, बात एक ही है, मतलब सप्लाई को क्या चीज अफेक्ट करती है, ठीक है। तो प्लीज इसमें एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसका मीनिंग, कि सप्लाई फंक्शन का मीनिंग क्या था। सो सप्लाई फंक्शन का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई।
ठीक है, बस ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। आंसर लिखते टाइम सेकंड हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एंड नीचे हर एक टर्म को हम लोग एक्सपैंड करके लिख देंगे। अगर आप इसमें से कुछ भूल भी जाओ, नथिंग टू वरी अबाउट, अगेन आप उसमें क्या लिख सकते हो, जैसे कि 2-3 फैक्टर्स लिखे, एंड में लिख दिया एक्सेट्रा। अगर भूले, ऐसा नहीं है कि लिखना ही एक्सेट्रा है, अगर भूल गए तब लिख देना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे सप्लाई फंक्शन के बाद। जो हमारा नेक्स्ट है, तो प्लीज एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके लिए अगर आपके पास नोट्स होंगे और भी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये नोट्स की पीडीएफ है, जो भी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं यहाँ पे, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए EMCC Edu ये हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको ऐप के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस दिखेंगी, क्लिक करोगे तो आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन दिखेगा। सो यू कैन डाउनलोड दी PDF ऑफ दिस सप्लाई चैप्टर, राइट। एंड देन लेकिन अगर आप एप्पल यूजर्स हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, क्लास प्लस ऐप, ठीक है। एंड उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है, विच इज मतलब सब अपर केस में है, FNYHO, ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। अब स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कल हम लोगों ने पढ़ा, सप्लाई कर्व क्या होता था, ट्राई टू रिकॉल। कर्व से क्या याद आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यही किया था ना कीवर्ड, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था सप्लाई का। आज हम लोग करेंगे कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, स्लोप का ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, एक नॉर्मल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल लिखा है उसमें कितना चेंज आया, उसको लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल, दिस स्टैंड्स फॉर डेल्टा। डेल्टा y मतलब y एक्सिस पे जो लिखा है उसमें कितना चेंज है, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, मतलब x एक्सिस पे जो लिखा है उसमें कितना चेंज है। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। नाउ रिमेंबर कल हम लोग सप्लाई कर्व बना रहे थे, सप्लाई कर्व में y एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइस, एंड x एक्सिस पे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। सो नाउ टेल मी, स्लोप क्या आएगी, डेल्टा y पे क्या है, y एक्सिस पे प्राइस, सो कहना इसे चेंज इन प्राइस, सो डेल्टा p डिवाइडेड बाय चेंज इन x, सो x पे क्या लिखा है, क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मींस चेंज इन q। सो द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज डेल्टा p अपॉन डेल्टा q, या चेंज इन p अपॉन चेंज इन q, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन उसकी रीड करते हैं कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है। सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व रेफर्स टू दी रेशो, ये डिवाइड आ गया ना इसीलिए रेशो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि भाई जो भी y एक्सिस पे कंपोनेंट है उसमें कितना चेंज है, डिवाइड करना है x एक्सिस के कंपोनेंट के चेंज के साथ, ओके। अब हम एक चीज और होती है, सप्लाई कर्व कल हम सब ने बनाया और उसमें एक चीज पता चली कि सप्लाई कर्व ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस स्ट्रेट लाइन का रीजन क्या है कि ये जो स्लोप है ना, ये रेशो हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक चीज हमें ये पता चली दैट डेल्टा p अपॉन डेल्टा q क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। आप सप्लाई कर्व पे मतलब आप कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये ले लो, कहीं पे भी आप देखो स्लोप जो है डेल्टा p अपॉन डेल्टा q की रेशो फिक्स आएगी, जिसकी वजह से ये क्या शो करता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये जो सप्लाई कर्व है ये क्या रहेगा, हमेशा लीनियर। क्या शो करता है कि लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब वो कांस्टेंट है, हमेशा एक ही रेट पे इंक्रीज कर रहा है सप्लाई कर्व। सो फर्स्ट इज मीनिंग में हमें बताना है कि इट्स अ रेशो बिटवीन चेंज इन p अपॉन चेंज इन q,
ये उसका फॉर्मूला आ जाएगा। फिर फॉर्मूला के दो हमने बेसिक फीचर्स बताने हैं कि ये एक कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है। सेकंड चीज, इस कांस्टेंट होने की वजह से इन दोनों में जो रिलेशन है वो लीनियर होता है, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप। ओके, एक लास्ट में एक और पॉइंट है कि सप्लाई कर्व जो है इट स्लोप्स अपवर्ड्स, नथिंग न्यू। अभी हमने देखा सप्लाई कर्व, कल भी देखा था, अपवर्ड स्लोपिंग है, सो इट स्लोप्स अपवर्ड्स विच इंडिकेट्स व्हाट, पॉजिटिव रिलेशन, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाती है। कल हम लोगों ने, मतलब पुरानी वीडियो में हम लोगों ने ये चीज देखी थी। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज पहले पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, देन वॉच दिस सेकेंड वीडियो, ठीक है। सो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स इंडिकेटिंग पॉजिटिव रिलेशन, मीन्स सेम डायरेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर इसमें कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। बस ये एक रेशो याद रखनी है एंड दो फीचर्स एंड दिस टॉपिक इज डन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपको, एंड वो क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई। वो सीधा बोल रहे हैं कि यू हैव टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई को। So how does change in price of commodity affect the supply of commodity? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट से ना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एंड प्लीज अगर आप लोगों के पास अभी कॉपी या पेन है अपने पास तो मेरे साथ लिखना सप्लाई फंक्शन कैसे लिखते थे। सप्लाई फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, एस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, बहुत सारे फैक्टर्स लिखे थे जैसे कि एक पी एक्स था, मतलब कमोडिटी का अपना प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, जीएसटी था, टी फॉर टेक्नोलॉजी थी, नंबर ऑफ फर्म्स थे, गोल ऑफ फर्म था, एंड एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो सब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं कि यार देखो ये जो सप्लाई है अगर उसमें चेंज आए ओनली बिकॉज ऑफ दिस पी एक्स, मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से जो भी चेंज आएगा हमें उसे स्टडी करना है। एंड ये बाकी सारे फैक्टर्स दैट इज पी आर जीएसटी, ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ पी एक्स में, मतलब हमने कमोडिटी के प्राइस को चेंज करके दिखाना है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, एकदम फिक्स हैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो लॉ ऑफ सप्लाई, ओके, सो लॉ ऑफ सप्लाई में ये क्या है, इसका मीनिंग है, बोले अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट। एज प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। सो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है। एंड एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, अब प्राइस फॉल कर गया, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर जाती है। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, राइट। देन अगर प्राइस फॉल करता है क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर जाती है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन जब भी हो इकोनॉमिक्स में हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन। इसीलिए दिस डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप किसमें, प्राइस में एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। सो दिस डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमने यही बोला लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि बाकी सारे जितने भी ये फैक्टर्स थे ना ये सारे के सारे फिक्स रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी ये जो सिर्फ पी एक्स है यही चेंज होने वाला है, और इसकी वजह से जो भी क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क आएगा, जो भी चेंज होगा उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है।
ओके अब इसमें ना हर लॉ में हमें इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस बतानी होती हैं और हम लोग एजम्पशंस बता भी रहे हैं। हमने क्या एज्यूम किया, मैं क्या बोल रही हूँ कब से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों वो फैक्टर्स कांस्टेंट हैं? भैया बस मैंने उसको एज्यूम किया है। इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे जितने भी मॉडल्स बनते हैं एजम्पशंस पे बनते हैं, सर्टेन एजम्पशंस होती हैं। तो इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई में भी एजम्पशन है, वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में, इसमें ओके आ गया वापस हमारे पास ये। सो देखो बोले जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। सिमिलरली देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ फर्म्स में भी कोई चेंज नहीं, ना जीएसटी में चेंज, ना गोल ऑफ फर्म में चेंज, और ना ही इनपुट प्राइसेस पे, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ये एजम्पशन है। ठीक है, ओके अब आप सब प्लीज अपनी कॉपी पे ना मेरे साथ एक शेड्यूल बनाएंगे, जो हम लोगों ने कल शेड्यूल बनाया वही शेड्यूल दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइस, एक कॉलम आएगा प्राइस का, लिख लो साथ के साथ प्राइस ब्रैकेट में रुपीस, एंड सेकेंड कॉलम है क्वांटिटी सप्लाइड का। ठीक है, सो प्राइस हम लोग वही धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी, जैसे फर्स्ट 1, जब ₹1 प्राइस है तो कितने यूनिट्स, एंड क्वांटिटी सप्लाइड हम लिखते हैं यूनिट्स में, राइट। तो कितने यूनिट्स, जो सेलर है वो विलिंग है सेल करने के लिए 10 यूनिट्स, लेकिन जैसे ये प्राइस बढ़ गया तो आगे 20 यूनिट्स, फिर ये 30, फिर ये 40 एंड देन ये 50। समझ में आ रही है बात? सो ये हमारा शेड्यूल आया जो हम लोग कल भी बना रहे थे, बना लिया होगा सबने साथ के साथ। ओके अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डायग्राम। अब इसी लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। तो वो डायग्राम कैसे आएगा, सो हम लोग वही बनाएंगे पहले, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पे हमारा क्या आता है प्राइस, साथ के साथ प्लीज लेबलिंग करते रहना जैसे मैं कर रही हूं। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब फिर हम लोग यहां पे बनाएंगे सप्लाई कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, एस एस सप्लाई कर्व। ठीक है, अब हम लोग यहां पे देखना मेरे साथ, पहले कुछ भी एक प्राइस ले लो, लेट्स से पी, तो ये पी तक यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर्व तक टच करेंगे, फिर उससे नीचे आएंगे, ये पता चलेगा क्वांटिटी। सो ओपी प्राइस पे सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करने के लिए विलिंग है, ओ क्यू। लेकिन हमने बोला 2 कंडीशंस ली थी ना, क्या था, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। इसको ग्राफ पे दिखाएंगे अभी। प्राइस इंक्रीज करना है, कुछ भी ले लो, बस इस पी से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये ले लिया मैंने P1, अब बस इसको मैंने लेके जाना है सप्लाई कर्व तक। यहां से अब मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इसकी क्वांटिटी जानने के लिए। तो ये जैसे आ गया Q1। सो इतना ये प्राइस जब इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी यहां से यहां आ गई, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। सो प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई। दूसरा केस क्या है, अब कोई भी प्राइस लेना है मैंने जो कि इस पी से नीचे होगा, दैट इज फॉल करेगा। तो जब ये प्राइस फॉल किया, ये यहां तक गया, सप्लाई कर्व पे टच किया, फिर वहीं से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो यहां पर आएगा, वो आ गया Q2। सो प्राइस फॉल किया एंड क्वांटिटी भी फॉल कर गई। सो हम लोग वही बोल रहे हैं ना, प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर गई। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सप्लाई इज। प्लीज एक चीज पे गौर करो, यहाँ पे हम लोग किसे चेंज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस को चेंज कर रहे हैं। बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट। रिमेंबर अभी एजम्पशंस की एज्यूम किया था कि बाकी सब कांस्टेंट है, एंड चेंज किस में आ रहा है, इस प्राइस में। समझ में आ गई बात, इस प्राइस में चेंज आ रहा है, तो इसलिए कभी P है, कभी P1 है, कभी P2 है।
राइट, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई इज। प्लीज इस डायग्राम को जरूर बनाना, तभी इसकी क्लैरिटी होगी, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब ना ये जो आगे के दो टॉपिक्स करने वाले हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एमसीक्यूज में भी इसके बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, नो डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट फोकस यहाँ पे। एंड अगेन आपका पेन कॉपी सब रेडी, राइट। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पहले ना मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक प्रोसेस बताऊंगी, बाद में हम इसके मीनिंग पे चलेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं मेरे साथ। पहले प्लीज सब लोग एक डायग्राम बना लो, एक ये अपना y एक्सिस बना लो, x एक्सिस बना लो, एंड सेम इसकी ये लेबलिंग करके रख लो कि प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। ये लेबलिंग कर लो फटाफट से, एंड एक सिंपल सप्लाई कर्व बना लो एंड उसको नेम कर दो SS, ठीक है। सो हमारी एक सिंपल अभी एक कर्व रेडी हुआ है, सप्लाई कर्व, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक प्राइस ले लो अपनी मर्जी का, y एक्सिस पे कहीं पे भी एक प्राइस लो, यहां पे टच किया, फिर नीचे आ गए क्वांटिटी, सो OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी, राइट। अब लेकिन मैं क्या बोल रही हूं, लेट अस एज्यूम प्राइस मैंने चेंज कर दिया। किसे चेंज किया, प्राइस ऑफ दिस ओन कमोडिटी। लेट अस से P1 है प्राइस। अब ये P1 जो है, अब इसके साथ देखते हैं कौन सी कितनी क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ये P1 मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया और ये नई क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, दैट इज OQ1। सो ये प्राइस इंक्रीज हुआ एंड ये क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई। जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है, अभी तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमने यही किया। सो देखो मैं पहले इस वाले पॉइंट पे थी ओरिजिनली, लेकिन उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट पर आ गई, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसी सेम सप्लाई कर्व पे थी, लेकिन नीचे से मैं ऊपर आ गई। तो यहां पे थी, यहां से मैं आ गई इधर। सो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड ही हुआ ना, ऊपर जा रहा है, सो दिस इज दी अपवर्ड मूवमेंट along the same सप्लाई कर्व। मैंने कोई नया सप्लाई कर्व नहीं बनाया, मैं सेम सप्लाई कर्व पर हूं एंड एक ओरिजिनल पॉइंट से मैं ऊपर जा रही हूं जब प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मैं एक दूसरा सिनेरियो लेती हूं, सब मेरे साथ बना रहे हो ना डायग्राम, प्लीज उसको बनाते रहना। अब एक मैंने इस ओरिजिनल ये सिचुएशन थी, अब मैंने प्राइस को फॉल वाला एक सिचुएशन लेना है, फॉल करवा देना प्राइस को। लेट अस से P2, ठीक है। P2 प्राइस है, अगेन सप्लाई कर्व तक जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे एंड न्यू क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी। सो यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम हो गई, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। अगेन जाना पहचाना कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ सप्लाई में किया अभी हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे भी देखो, मैं ओरिजिनली इस वाले पॉइंट पे थी, दैट इज ये जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया हुआ है, एंड नया मेरा कौन सा है, दिस रेड वन, ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ है, ओरिजिनल पॉइंट से मैं अब डाउनवर्ड आ गई हूं, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट कहां हुई है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मैंने कोई नया कर्व नहीं बनाया, आई एम एट दैट सप्लाई कर्व ओनली, बस मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, मैं ऊपर से यहां आ गई हूं नीचे, ठीक है। तो ये जो दोनों फिनोमिना अभी हम लोगों ने पढ़े कि अपवर्ड मूवमेंट पढ़ा और एक डाउनवर्ड मूवमेंट पढ़ा, दिस अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई में बनाया था, उसी को यहाँ पे बनाना है। सो अगेन समराइज कर रही हूं, बस दिस अपवर्ड मूवमेंट एंड दिस डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
अब इसका मीनिंग अगर हम लोग करें, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगा इसके मीनिंग में, बिकॉज हमने डायग्रामेटिकली इसको बना के देखा. सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इट रेफर्स टू upward or the downward movement along the same supply curve. लेकिन ये क्यों हो रहा था upward and downward movement? Because commodity का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था. So due to change in the price of own commodity, and बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? Other factors. These other factors remaining कांस्टेंट. अगेन वही लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. सो इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है. सो एक बार इसको प्लीज मीनिंग एक बार दोबारा रीड कर लो नोटबुक्स पे. आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज ये सारे ग्राफ्स, टेबल्स, जो भी शेड्यूल बना रहे हैं हम लोग उसको बनाते रहना साथ के साथ. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं. सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अभी जो हम लोगों ने देखा इसमें ना आप देख सकते हो कि दो तरह के केसेस हैं. सो इस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को फर्स्ट हो सकता है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ये कब हुआ था? जब हम लोग बोल रहे थे कि प्राइस जब इंक्रीज करता है. ठीक है. प्राइस इंक्रीज करता है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. अभी इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, डोंट वरी, सेम वही डायग्राम आएगा. प्लस अभी सिर्फ नामकरण कर रहे हैं. ठीक है. पहला क्या था? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. या फिर इसके ना निकनेम्स हैं, अपन लोगों के भी होते हैं ना घर पे, चुन्नू मुन्नू, सोना मोना, मम्मी लोग बोल देते हैं प्यार से. इसी तरह इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, या फिर एक और निकनेम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ठीक है. तीन नाम हैं कौन से केस के? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड के. एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एंड यहाँ पे ध्यान रखो, इंक्रीज इन सप्लाई नहीं लिखना, क्वांटिटी सप्लाइड. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो रही है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है डिफरेंस सप्लाई में एंड क्वांटिटी सप्लाइड में. ठीक है. सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के तीन केसेस, दो केसेस. फर्स्ट केस के ये तीन नाम, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सपेंशन. यहाँ पे सप्लाई लिख सकते हो बिकॉज द मेन वर्ड यहाँ पे क्या है? एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन. ठीक है. अदर केस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो अगर एक इंक्रीज वाला है तो दूसरा डिक्रीज वाला है. और ये कब होता है? जब प्राइस ही डिक्रीज कर जाए. डोंट वरी, अभी देखेंगे डायग्राम में, इसको और समझ लेंगे अच्छे से. या फिर इसका भी निकनेम है, ये भी खुश हो गया, मम्मी ने इसका भी निकनेम रखा है, लेकिन ये बड़ा ही नाम है इसका, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये दो इसमें हमारे केसेस हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो उसमें देखेंगे अभी फर्स्ट केस जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखा था, दैट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. अगेन आप प्लीज मेरे साथ डायग्राम बनाना. बेसिक डायग्राम बना रहे हैं पहले. वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहां पे आता है प्राइस, यहां आती है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, एंड ये हमारा बेसिक सप्लाई कर्व. ठीक है. इतना बना लो पहले. जैसे ये बनाओगे हम लोग ये इंक्रीज वाला समझने वाले हैं. ठीक है. एंड हमें पता है एक ओरिजिनल हम लोग एक प्राइस पी ले लेते हैं, ओपी प्राइस. सप्लाई कर्व तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे. सो ओपी प्राइस एंड ओक्यू क्वांटिटी सप्लाइड. अब हमें क्या करना है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड शो करना है. अब क्वांटिटी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? वही जब प्राइस इंक्रीज हो जाए. सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वी हैव टू इंक्रीज दी प्राइस. लेट्स से मैंने ये ले लिया P1. सो P1 सप्लाई कर्व तक जाऊंगी मैं, फिर वहां से आएंगे नीचे Q1. सो OQ1 इज द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, OP1 इज द न्यू प्राइस. सो अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई.
लो बन गई बात। यही तो पूछा था उन्होंने, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड या एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन। सो ये क्या है, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए तब क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने एक ग्राफ के थ्रू दिखाया इस पूरे प्रोसेस को। एंड इसमें कीवर्ड्स आपको उधर दिख रहा होगा, तो आपको इसमें क्या कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं कि मैंने प्राइस को चेंज किया है एंड अदर फैक्टर्स क्या हैं, फिर से कांस्टेंट। ये अभी तक लॉ ऑफ सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग अभी करंटली कर रहे हैं। तो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें प्राइस आपका चेंज हुआ है एक्स कमोडिटी का, मतलब उस खुद की जो अपनी कमोडिटी है उसी का ही प्राइस चेंज किया हमने, इंक्रीज किया है हमने प्राइस को, राइट। सेकेंडली अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें बार बार मेंशन करना है दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब फिक्स है वो जो फैक्टर्स हैं। आई होप ये क्लियर है। सेम डायग्राम है, ठीक है, प्राइस को बस इंक्रीज किया एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की, ठीक है। सो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आई नो इतना अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि अब इसमें हम लोग किस चीज को चेंज करेंगे, प्राइस को कि अदर फैक्टर्स को। यस, डेफिनेटली प्राइस को, बिकॉज अभी तक हमारे अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। सो कीवर्ड्स क्या आएंगे इसमें, पहले लिख लेते हैं कि प्राइस ये चेंज होगा, दैट मीन्स हम उसको अब कम करेंगे। दूसरा अदर फैक्टर्स, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट, दैट मीन्स फिक्स रहेंगे, ठीक है। चलो इसको भी डायग्राम के साथ बनाते हैं, फिर से वही शुरू हो जाओ, वाई एक्सिस, ओरिजिन, प्लीज फॉर्मेटिंग करते रहना। आई नो आप लोगों ने ना पिछले डायग्राम में ओरिजिन लिखा होगा, ना वाई ना एक्स, लेकिन नंबर कटेंगे, तो प्लीज प्रैक्टिस बना लो, इसको हैबिट बना लो अपनी, साथ के साथ लेबलिंग करने की। तो यहां पे लिख लो प्राइस, नीचे आ जाएगा हमारा क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, एंड ये हमारा सप्लाई कर्व, द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। सो एक प्राइस ले लेते हैं जो ओरिजिनल प्राइस होता है, सप्लाई कर्व तक आएंगे, फिर नीचे आएंगे, दैट इज क्यू। सो ओपी प्राइस एंड ओ क्यू क्वांटिटी, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये शो करना है। डिक्रीज कैसे करना है, जब प्राइस को डिक्रीज करेंगे। ये लो, ये ले लिया मैंने P1, राइट। अब मैं P1 से इस सप्लाई कर्व तक जाऊंगी, फिर वहां से नीचे आऊंगी, दैट इज Q1। सो देखो यहां पे मैं P से P1 पर आई, Q से आ गई फिर Q1 पे, दैट मीन्स कौन सी मूवमेंट हुई है, द डाउनवर्ड मूवमेंट। जैसे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सी मूवमेंट हुई थी, अपवर्ड मूवमेंट। यहां पे हम लोग ओरिजिनल पॉइंट से आ गए हैं नीचे, विच इज दी डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एंड इसमें एक चीज और, एंड प्लीज पीछे वाले में भी कीवर्ड में ऐड करना मूवमेंट। ये मूवमेंट कौन सी हुई है, द डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। सो यहां पे भी हम लोग एक ऐड करेंगे। ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट था ना सप्लाई कर्व पे, जब प्राइस इंक्रीज किया हम यहां पर आ गए थे। सो ये कौन सी मूवमेंट हुई थी, अपवर्ड मूवमेंट। सो इसमें एक और कीवर्ड आएगा, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। अब आगे वाले में चलते हैं जो हमने डिक्रीज वाला किया। सो डिक्रीज वाले में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। सो द थर्ड कीवर्ड इज डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है इतना, प्लीज डायग्राम साथ साथ बनाते रहो। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं बिकॉज ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आप लोगों का ये कर्व्स बनाना बहुत जरूरी है। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में चीजें अपने आप फिट होती रहेंगी, ठीक है। ओके, सो अब आगे चलते हैं, चेंज इन सप्लाई। रिमेंबर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोग को बताया था दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे आज की वीडियो में।
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड दूसरा क्या है, चेंज इन सप्लाई। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अभी हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया, अगला है चेंज इन सप्लाई। ये मीनिंग, अगेन इसका मीनिंग समझाने से पहले बस आप एक थोड़ी सी बाइफर्केशन देख लो इसकी, कि ये दो तरह का होता है चेंज इन सप्लाई भी, जैसे कि इंक्रीज इन सप्लाई एंड दूसरा क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन इससे पहले हम इसके मीनिंग पर आए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सो इंक्रीज इन सप्लाई केस लिखा है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, प्लीज मेरे साथ डायग्राम बनाते रहना और क्लैरिटी होगी। पहले बस डायग्राम बना लो मेरे साथ। यहां पे y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस y पे प्राइस, नीचे लिख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड, कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, सब लिखोगे लेबलिंग ओके। अब यहां पे देखो ये है ओरिजिनल सप्लाई कर्व, राइट। अब हम लोगों ने इंक्रीज इन सप्लाई दिखाना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो इसमें देखो होगा क्या, ये है प्राइस और ये है, और यहां से हम लोग नीचे आते हैं क्वांटिटी के लिए। सो ओपी प्राइस, ओक्यू क्वांटिटी, अभी तक वही है जितना हम लोग पुराना करते आ रहे हैं, नथिंग न्यू। बट अब एक डिफरेंस आने वाला है, ये इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा, किस वजह से होगा। अब क्या होगा, जो हम लोग अभी तक बाकी फैक्टर्स को क्या किए हुए थे, दबाए हुए थे, अभी तक उन लोगों को रोका हुआ था कि भाई तुम कांस्टेंट हो, तुम कांस्टेंट हो, तुम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब उन फैक्टर्स में चेंज आना स्टार्ट हो गया है, एंड जो प्राइस है अब ये चुप होके बैठ गया, ठीक है। अब उनका समय आ गया और इसका समय खत्म, अब ये चुप रहेगा, ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, प्राइस ओपी का ओपी ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी फैक्टर्स बहुत सारे थे, हम लोगों ने सप्लाई फंक्शन में लिखे थे, जैसे कि गोल ऑफ फर्म, अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट प्राइसेस, बहुत सारे फैक्टर्स लिखे थे। यस, टेक्नोलॉजी भी लिखा था। सो हम लोग क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को जब चेंज करेंगे तो सप्लाई पे जो फर्क आता है उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो पहला केस हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। अब जैसे कि मैं बोलूं इंक्रीज इन सप्लाई में अब क्या होगा, कीवर्ड्स क्या आएंगे, सबसे पहले अभी मैंने क्या बोला, प्राइस क्या रहेगा, प्राइस ऑफ एक्स, मतलब कमोडिटी का खुद का प्राइस, ये रहेगा फिक्स, मतलब कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज हो क्या रहा है, नाउ अदर फैक्टर्स चेंज। अब बोले जब अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ जाए, मतलब सॉरी, जब अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज आए, एंड कौन सा चेंज हम बोल रहे हैं, इंक्रीज वाला। अब ये इंक्रीज कैसे होता है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, उसमें हम हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली देखेंगे। अभी बस हम लोग सिंपली ये देख रहे हैं कि अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में जो चेंज आए, एंड वो कौन से वाला हो, इंक्रीज वाला, तो उसमें क्या होगा, प्राइस तो हमें यही रखना है, बट अब क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें सप्लाई कर्व में चेंज लेकर आना है, एंड वो चेंज कौन सा होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। इस सप्लाई कर्व को छोड़ के एक नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा जो राइट तरफ, राइट हैंड साइड होगा, जैसे कि ये पैरेलल जाएगा उसके, ये वाला देख रहे हो नया सप्लाई कर्व, ये शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स राइट साइड, ये देखो ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, एंड ये वाला नया सप्लाई कर्व न्यू नेम दे दो, लेट अस से S1, एंड ये प्राइस लाइन पे, ये प्राइस था ना, और ये प्राइस लाइन होती है जहां पे टच करेगा उससे नीचे आएंगे, न्यू क्वांटिटी आ गई Q1, तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, एंड क्वांटिटी भी OQ से क्या हो गई, OQ1। तो यहाँ पे जादू देखो कैसा हुआ, प्राइस उतना ही रहा लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड, वो मतलब जो सप्लाई थी वो चेंज हो गई, OQ से कितनी आ गई, OQ1 हो गई, लेकिन इसकी वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, बिकॉज प्राइस का समय अब बंद हो चुका है, वो फिक्स है, प्राइस ऑफ एक्स इज फिक्स, लेकिन अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग। इसका कंप्लीट डिटेल हम लोग करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो, ठीक है। सो इसमें थर्ड कीवर्ड क्या आएगा, अब इसमें क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, नो,
हमारा तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो गया है, एंड वो भी किस तरफ शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड साइड, राइट। तो थर्ड कीवर्ड इज राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि व्हेन ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, ये ओपी ही है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में आई बात। नाउ हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा। अब डिक्रीज इन सप्लाई, जब इंक्रीज वाला समझ में आ गया, डिक्रीज ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें भी क्या होगा, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस वही घिसे पीटे चीजें, बट कोई बात नहीं, लिखना तो है ही है। प्राइस, नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड, एंड ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ठीक है जी, ओके। सो यहां पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस, कोई भी पी, यहां तक गए, फिर से नीचे आए, एंड OQ। सो OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या शो करना है कि सप्लाई कम हो गई है। तो लेकिन अभी मैंने आप लोग को बोला था सप्लाई वाला चल रहा है ये टॉपिक, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड। सो इसमें क्या होगा, प्राइस जो होगा एक्स कमोडिटी का वो रहेगा फिक्स, जैसे इंक्रीज वाले में देखा। लेकिन अब क्या चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स। सो बोले जब अदर फैक्टर्स चेंज हो और उनके चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई कम हो जाए, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसमें देखो ये प्राइस लाइन है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देती हूँ बिकॉज यही प्राइस लाइन रहने वाली है, ओपी ही प्राइस है। लेकिन मुझे क्या शो करना है, डिक्रीज इन सप्लाई। सो अब अदर फैक्टर्स में कुछ ऐसी चेंजेस होंगी जिसकी वजह से मेरा सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट करने वाला है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सो हम लोग पैरेलली एक नया सप्लाई कर्व बनाएंगे, S1 S1। अब ये सप्लाई कर्व जहां प्राइस लाइन को टच कर रहा है वहां से नीचे आएंगे Q1। सो देखो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, एरोज दिखाना बहुत जरूरी है डायग्राम्स में। तो जो भी पेपर चेक करता है उसके लिए काफी इजी हो जाता है अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे। तो यहां पे हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। सो सप्लाई कर्व S से अब क्या हो गया है, S1 S1, एंड क्वांटिटी भी OQ से क्या हो गई है, OQ1। मतलब इतनी ये क्वांटिटी सप्लाई ये जो थी ये कम हो गई है। तो ये हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो गई, एंड जो सप्लाई कर्व था वो भी शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स लेफ्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द थर्ड कीवर्ड, राइट वर्ड शिफ्ट की लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ही तो किया अभी। सो आपका थर्ड कीवर्ड क्या आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो समझ में आया, यहां पे डिक्रीज इन सप्लाई है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या किया था हमने, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो गया है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, अब हम पुरानी स्लाइड पे जाएंगे फिर से, जहां पे हम लोगों ने टॉपिक लिखा था चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई आप लोग को दिख रहा होगा, हमने ये वाला केस भी कर लिया। रिमेंबर इसमें क्या किया हमने, इंक्रीज इन सप्लाई में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की राइट वर्ड शिफ्ट, फटाफट। हाँ जी, सो आप बहुत सही सोच रहे हो, एकदम सही, कि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई में। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या हुआ था, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ था, प्राइस की चेंज होने की वजह से कि अदर फैक्टर्स की वजह से? अगेन आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस तो कांस्टेंट था, एकदम हॉरिजॉन्टल प्राइस लाइन आ रही थी, राइट। सो ये दोनों केसेस समझने के बाद नाउ कैन वी राइट द मीनिंग ऑफ चेंज इन सप्लाई, लिख सकते हैं। चलो मेरे साथ लिखना है इसको। सो कैन आई से चेंज इन सप्लाई
refers to leftward or the rightward shift of supply curve due to change in other factors. ठीक है, अदर फैक्टर्स में चेंज हुआ था, सो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कॉमा प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। सो जो प्राइस था कमोडिटी का, खुद का प्राइस उसका क्या है, कांस्टेंट था। ठीक है, so it refers to the leftward or the rightward shift of the supply curve due to other factors, price of commodity remaining constant. ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो में ये दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप देख लेना। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके डायग्राम ये वीडियो देखने के बाद जब भी रिवाइज करना होगा, अगेन इसको आप बनाकर जरूर देखना अपनी कॉपीज में, सारे कर्व्स एंड डायग्राम सब बनाना। ओके, सो ये हम लोगों ने किया था, सो प्लीज अपना रिवाइज करते रहो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी अपकमिंग वीडियोस। उसमें हम लोग आज सारे जो बाकी फैक्टर्स हमने देखे या चेंज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट डिटेल में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।